Good morning, students. Myself, Anjana Jala. How are you, students? I hope you all are fit and fine. बच्चों, आज हम इस वीडियो के तहत ग्रामर के कुछ अन्य टॉपिक पढ़ेंगे जिनमें वाक्य, अनुच्छेद, पत्र, शब्द और पद शामिल हैं। बच्चों, इन टॉपिक में से अनुच्छेद और जो पत्र हैं वो आप पहले की कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं। इस साल जो आपके नए टॉपिक ऐड किए गए हैं वो हैं वाक्य, शब्द और पद। तो चलिए सबसे पहले हम वाक्य पढ़ना शुरू करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है वाक्य। अब वाक्य होता क्या है? हमको पता है कि इंग्लिश में जो वाक्य होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? सेंटेंस बोलते हैं। और जो हमारे सेंटेंस होते हैं वो किससे मिलकर बनते हैं? जो सेंटेंस का निर्माण होता है वो बनते हैं शब्द से। अर्थात शब्द मतलब जिसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हो? वर्ड्स बोलते हो। और ये जो हमारे वर्ड्स होते हैं, जो शब्द होते हैं, वो किससे मिलकर बनते हैं? वर्णों से मिलकर बनते हैं। अब ये वर्ण क्या होते हैं? वैसे तो हम सब ऑलरेडी इन सब चीज़ों को पढ़ चुके हैं, लेकिन किन्हीं किन्हीं बच्चों को अगर मैं पूछूं कि वर्ण क्या होते हैं तो अभी उनके दिमाग में एकदम से क्लिक ही नहीं होगा, क्योंकि जो चीज़ हम नर्सरी में पढ़ चुके हैं और अभी हम 8th में आ गए हैं, लेकिन फिर भी हमको पता नहीं होता कि वर्ण क्या हैं। तो जो हमने नर्सरी क्लास में अ आ ई से लगाकर ज्ञानी तक जो सब कुछ पढ़ा है वो क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। तो मैं बताऊं तो शब्द की अगर सही परिभाषा जिसको हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू ग्रामर सिस्टमेटिक, वो क्या होती है? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जैसे सिपाही, चोर और पकड़ा। अब इसमें हम वर्णों के सार्थक समूह को क्यों कह रहे हैं? क्योंकि नॉर्मली जो भी शब्द होते हैं वो एक किसी वर्ण से मिलकर नहीं बनते हैं। उसमें या तो अन्य वर्ण की मात्राएं लगी होगी या वो अन्य वर्णों से क्या होते हैं? मिलकर बनते हैं। तभी उनका क्या निकलता है? एक मीनिंग निकलता है। तो जो शब्द निर्माण के लिए हमें अन्य वर्ण की भी क्या होती है? आवश्यकता होती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? हम लोग शब्द कहते हैं। अब हम आते हैं हमारे वाक्य पर। अगर वाक्य की सही परिभाषा अकॉर्डिंग टू ग्रामर देखी जाए तो वो क्या होती है? भावों और विचारों को प्रकट करने वाले सार्थक एवं व्यवस्थित शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। भाव मतलब हमारे मन में जो भी फीलिंग्स आ रही है वो सब। विचार मतलब हमारी किसी चीज़ को लेकर क्या थिंकिंग है। तो बोले कि हमारे मन की फीलिंग्स और हमारी विचारधारा, इन दोनों को प्रकट करने के लिए हम जिन सार्थक मतलब क्या होता है? जिसका कोई शब्द अर्थ निकलता हो। और व्यवस्थित मतलब सिस्टमेटिक, कि जब भावों एवं विचारों को प्रकट करने वाले सार्थक एवं व्यवस्थित शब्द समूह को वाक्य कहा जाता है। अब सबसे बड़ी बात कि किसी भी वाक्य निर्माण के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा और यहाँ हम हिंदी में पढ़ेंगे कि नॉर्मली वाक्य निर्माण के लिए कर्ता, कर्म और क्रिया, इन 3 चीज़ों की क्या होती है? आवश्यकता होती है। इसमें से अगर कभी कभी किसी सेंटेंस में कर्म नहीं होता है, लेकिन कर्म के बिना भी वाक्य निर्माण किया जा सकता है, लेकिन कर्ता और क्रिया इन दोनों का होना बहुत जरूरी है। इसके बिना वाक्य का निर्माण नहीं हो सकता। जैसे कि एग्जाम्पल आपको सामने दिख रहा है, दादी माँ कहानी सुनाती है। यहाँ पर दादी माँ क्या है? कर्ता। क्या सुनाती है? कहानी सुनाती है, कर्म। और सुनाती क्या है? इसके अंदर क्रिया। तो वाक्य निर्माण के लिए कर्ता, कर्म और क्रिया का होना क्या है? कंपलसरी है। इन्हीं 3 चीज़ों से मिलकर क्या किया जाता है? वाक्य निर्माण किया जाता है। अब किसी भी वाक्य के अंग, उसके प्रमुख अंग मतलब उस हर वाक्य में 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है उद्देश्य, दूसरा होता है विधेय। पहले हम पढ़ते हैं उद्देश्य, जो आप पिछली कक्षाओं में पढ़ के आए हैं। वाक्य में जिसके बारे में कुछ बताया या कहा जाता है उसे उद्देश्य कहा जाता है।
में और विधेय क्या होता है? वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। सिंपल सा सेंटेंस, दादी माँ ने मालपुए बनाए। अब इसमें जो ये दादी माँ है हमारी, वो क्या है? उद्देश्य। और दादी माँ क्या कर रही है, हम क्या कर रहे हैं, उनके बारे में बता रहे हैं। तो मालपुए बनाए, तो ये हमारा क्या हुआ? विधेय हुआ। जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं वो उद्देश्य, और जिसके बारे में आप क्या कुछ भी बता रहे हैं, जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उसके बारे में, वो आपका क्या कहलाता है? विधेय कहलाता है। तो वाक्य के निर्माण में ये दो चीज़ें क्या होती है? प्रमुख होती हैं। अब वाक्य के भेद। जो वाक्य होते हैं उनका दो आधारों पर क्या किया गया है? उनको डिवाइड किया गया। एक होता है अर्थ के आधार पर, एक होता है रचना के आधार पर। हमको 9th क्लास में सिर्फ क्या पढ़ना है? अर्थ के आधार पर वाक्य में के कितने भेद होते हैं, ये हमें इस क्लास के अंतर्गत पढ़ना है। तो चलिए हम अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं इसको पढ़ना शुरू करते हैं। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के टोटल 8 भेद होते हैं। कितने होते हैं बच्चों? 8 भेद। विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादिवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक। बहुत सिंपल है, पहले छोटी कक्षाओं में ऑलरेडी आ चुका है। हमें 9th में सिर्फ इसका रिवीजन करना है। ये सब हम पढ़ चुके हैं नॉर्मली। कुछ को तो आपको इनको पढ़ के भी आइडिया लग रहा होगा कि आज्ञावाचक में क्या होता है, प्रश्नवाचक में क्या होता है, इच्छावाचक में क्या होता है, संदेहवाचक में क्या होता है। कुछ में हो सकता है हम कंफ्यूज हों। तो चलिए हम दोबारा इन सब चीज़ों को क्या करते हैं? विस्तार से पढ़ना क्या करते हैं? शुरू करते हैं। तो पहला हमारा है विधानवाचक वाक्य। जिस वाक्य में किसी काम का होना पाया जाता है वह विधानवाचक वाक्य कहलाता है। नॉर्मली आप जो कर रहे हैं या आप किसी व्यक्ति के कार्य के बारे में जो बता रहे हैं, बिल्कुल सिंपल से जो सेंटेंस हैं वो आपके क्या कहलाएंगे? विधानवाचक वाक्य कहलाते हैं। नॉर्मल, मैं खाता हूँ, राधा पढ़ती है ना, गाय एक पालतू जानवर है, सूरज पूरी दिशा से निकलता है। तो आपने क्या करा? इसमें किसी व्यक्ति, वस्तु या किसी भी कंडीशन के बारे में क्या करी? नॉर्मल जानकारी दी हमको, उसके कार्य के बारे में या उसकी विशेषता के बारे में। तो ये आपके सारे क्या कहलाते हैं? विधानवाचक वाक्य कहलाते हैं। दूसरा हमारा निषेधवाचक वाक्य। जिस वाक्य में किसी बात के या किसी काम के न होने का बोध होता हो उसे निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। निषेध मतलब मना करना या नहीं होना। जैसे सड़क पर मत भागो, सीता ने खाना नहीं खाया। मत मतलब हम यहाँ मना कर रहे हैं, और खाना नहीं खाया यहाँ पे न का हमें साफ प्रयोग दिखाई दे रहा है। और इसके एग्जाम्पल देखते हैं। रुचि अमेरिका नहीं जाएगी, मैंने पुस्तक नहीं पढ़ी। अर्थात जो कार्य नहीं हो रहा है या जिस कार्य के लिए मना किया जा रहा है वो आपके नॉर्मली किस में आते हैं? निषेधावाचक वाक्य में आते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्नवाचक। बहुत ही ईजी है, बिल्कुल सिंपल है। जिस वाक्य का प्रयोग प्रश्न पूछने में किया जाए उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। राम क्या लिख रहा है, वेदांत क्या बना रहा है, नीतू क्या खा रही है, ये इसके क्या है? नॉर्मल एग्जाम्पल हैं। या दूसरा देखो तो तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो, तुम्हारे डॉगी का नाम क्या है। ये सिंपल से जो सेंटेंस होते हैं जिसमें क्वेश्चन निर्माण होता है वो हमारे कौन से वाक्य कहलाते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। आज्ञावाचक वाक्य। जिस वाक्य में आज्ञा, उपदेश, अनुमति का बोध हो वह आज्ञावाचक वाक्य कहलाता है। जैसे जो हमारे बड़े होते हैं वो जो हमें ऑर्डर देते हैं, या हम किसी से जो परमिशन लेते हैं, या आपको कोई अच्छी बात सिखाई जाती है कि हमें भगवान का भजन करो, है ना, ये सब चीज़ें जो है वो हमारी किस में आती हैं? आज्ञावाचक वाक्य में आती हैं। जैसे राम पढ़ाई करो, राम नीचे बैठो, एक कप चाय बनाओ, जाकर पढ़ाई करो। तो इन एग्जाम्पलों के द्वारा साफ दिखाई दे रहा है कि हमें ऐसे किसी काम को करने का आदेश दिया जा रहा है, निर्देश दिया जा रहा है। वो किस में आते हैं? आपके आज्ञावाचक वाक्य में आते हैं। विस्मयादिबोधक, ये हम कारक में भी पढ़ चुके हैं। विस्मयादिबोधक आता है उसके अंदर भी, जिसमें हर्ष, शोक, घृणा व विस्मय आदि का भाव प्रकट हो। हर्ष मतलब खुशी, शोक मतलब दुख,
घृणा मतलब किसी से नफरत करना, विस्मय मतलब आश्चर्यचकित होना किसी चीज को देखकर, वो आपके किस में कहलाते हैं, विस्मयादिबोधक वाक्य में कहलाते हैं। वाह कितना सुंदर दृश्य है, अरे यह क्या हो गया, शाबाश क्या शतक बनाया, छी कितना गंदा है। तो ये ऐसे जो सेंटेंस होते हैं हमारे, वो सब किसके अंतर्गत आते हैं, विस्मयादिबोधक वाक्य के अंदर। हाय मेरा दांत टूट गया, वाह कितनी सुंदर साड़ी है, मतलब आश्चर्य, खुशी, दुख, पीड़ा, शोक, घृणा आदि के भाव जिस वाक्य में प्रकट होते हों, और विस्मयादिबोधक का जो साइन लगा हुआ है साफ दिख रहा है आपको, जहाँ पर ये साइन आता है वहाँ पर 100% कन्फर्म है कि वो वाक्य किस में आएगा, आपका विस्मयादिबोधक वाक्य के अंतर्गत आता है। इच्छावाचक वाक्य, जिस वाक्य में किसी आशीर्वाद, इच्छा, कामना का बोध हो उसे इच्छा वाक्य कहते हैं। जैसे आप किसी को ब्लेसिंग दे रहे हैं, काश मेरे साथ ये हो जाए, है ना, किसी चीज़ की इच्छा है, किसी चीज़ की चाह है आपको, तो वो किस में आएगा, आपका इच्छावाचक वाक्य में। आशीर्वाद में जैसे आपकी यात्रा मंगलमय हो, ईश्वर सबका भला करे, ये आपकी क्या है, इच्छा। मेरा मकान बहुत बड़ा हो, ये मेरी क्या है, कामना। तो बोले इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं वो किस में आते हैं, आपके इच्छावाचक वाक्य में आते हैं। संदेह सूचक वाक्य, जिस वाक्य में किसी काम के पूरे होने में संदेह या संभावना का भाव प्रकट हो वह संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। शायद वे कल आएं, शायद पिताजी आ चुके होंगे, शायद मैं कल वहाँ जाऊँगी, शायद कल हम पिक्चर देखने जाएंगे। मतलब जो फ्यूचर में आप जो प्लानिंग बना रहे हैं उसके होने की जो भी संभावना होती है वो आपके किसके अंतर्गत आते हैं, संदेहवाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। संकेतार्थक वाक्य, जिस वाक्य में संकेत या शर्त हो वह संकेतार्थक वाक्य कहलाता है। इसमें नॉर्मली योजक चिन्ह काम आते हैं। योजक चिन्ह क्या होते हैं चिल्ड्रन, जो दो सेंटेंस को आपस में जोड़ने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। जैसे आपके सामने जो एग्जाम्पल दिख रहा है, यदि वर्षा रुक गई तो स्कूल जाऊंगी, इसमें ये जो यदि है और ये जो तो है आपका, ये क्या है, आपके योजक चिन्ह है। मतलब जिस कार्य को होने में क्या हो, कोई कंडीशन हो आपकी, वो आपके किस में आते हैं, संकेतार्थक वाक्य में आते हैं। वर्षा ना होती तो फसल सूख जाती, यहाँ पर जो ये तो दिख रहा है वो क्या है, आपका संकेतार्थक वाक्य। मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगी क्योंकि मुझे बुखार है, तो यहाँ पर जो क्योंकि मैंने आपको बोला है सेंटेंस में, वो किस में आता है, आपका संकेतार्थक वाक्य में। तो ये सब आपके वाक्य थे, बहुत सिंपल थे। इसके जितने एग्जाम्पल आप अपनी नई ग्रामर की बुक में पढ़ेंगे उतने ज़्यादा आपको एक्सप्लेन हो पाएगा अच्छी तरीके से। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है अनौपचारिक पत्र लेखन। अनौपचारिक पत्र लेखन किसके लिए लिखा जाता है पत्र? वैसे तो आजकल मोबाइल का ज़माना है, लेकिन फिर भी लेटर लिखना भी कुछ कुछ लोग अभी भी क्या करते हैं, पसंद करते हैं। तो इसमें जो अनौपचारिक लेटर होते हैं वो हम उनको लिखते हैं जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं, जो हमारे रिश्तेदार होते हैं, जिनसे हमारा क्लोज क्या होता है, रिलेशन होता है। जिन लोगों से हमारे आत्मीय संबंध होते हैं उनके द्वारा एक दूसरे को लिखे जाने वाले पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। इसमें हम अपने विचार बिना किसी संकोच के व्यक्त कर सकते हैं, कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती है ना। आपको किसी के प्रति प्रेम है, स्नेह है, क्रोध है, आप किसी से गुस्सा है, कुछ भी हो तो आप उस लेटर के थ्रू क्या कर सकते हैं, वहाँ पर प्रकट कर सकते हैं। अब इस लेटर के अंदर कौन कौन से लेटर आते हैं? बधाई पत्र, शुभकामना पत्र, धन्यवाद पत्र, संवेदना पत्र, या और भी कोई दूसरे हों तो आप उसके अंदर क्या कर सकते हैं, इस लेटर के अंदर लिख सकते हैं। अनौपचारिक पत्र का प्रारूप। अब लेटर में लिखने की सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें आपकी मार्किंग स्कीम जो होती है वो क्या होती है, फिक्स होती है। फॉर्मेट के नंबर होते हैं, आपकी लैंग्वेज के नंबर होते हैं, है ना, और विषय वस्तु, भाषा और आपका प्रारूप, और जो आपने मैटर लिखा है उसके अंदर उसका भी क्या होता है, इम्पोर्टेंस होती है। तो अगर आप परफेक्ट फॉर्मेट फॉलो नहीं करेंगे तो आपके नंबर क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। आपकी जो लिखने का मैटर है वो सिस्टमेटिक नहीं हुआ तो आपके नंबर क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। आपने जो गलतियां बहुत सारी लिखी है ना, वो अगर वो सब आप करेंगे गलतियां तो 5 नंबर के क्वेश्चन में भी हमारी क्या हो जाएंगे, नंबर कट जाएंगे। कई बच्चों को मिल पाते हैं, कई बच्चों को नहीं मिलते, क्योंकि वो फॉर्मेट का, भाषा का, मैटर का क्या नहीं रखते, ध्यान नहीं रखते। तो सबसे पहली बात जो लेटर लिखने वाली है
वो है कि लेटर हमेशा नए रूल्स के अकॉर्डिंग लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लिखा जाता है, कुछ भी राइट हैंड साइड में नहीं आता। सबसे पहली कंडीशन। दूसरा, दिनांक मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। पत्र प्राप्त करने आप किसको लेटर भेज रहे हैं? आपके पिताजी को, मित्र को, माताजी को, अंकल को, आंटी को, जिसको भी आप लिख रहे हैं उसमें उनके प्रति आपका सिस्टमेटिक संबोधन होना चाहिए, है ना, अभिवादन होना चाहिए। बड़े हैं तो आप उनको चरण स्पर्श कीजिए, छोटे हैं तो प्रेम प्रकट कीजिए। लेटर लिखने, जब आप उसका मैटर लिखेंगे तो उसमें उसका कारण क्या है ना, जो परिवार के अन्य लोग हैं उनके प्रति भी अपनी रिस्पेक्ट भावना को, लास्ट में चाचा चाची को मेरा प्यार कहना, छोटे भाई को मेरा प्यार कहना, माँ को लिख रहे तो बोले पिताजी को मेरा चरण स्पर्श कहना, लाइक दिस। फिर जब एंडिंग करेंगे तो आप अपना खुद का, उनसे क्या संबंध है, आपका पुत्र, आपका भतीजा, तुम्हारा भाई। नीचे आप नाम की जगह हम आप जानते हैं कि रोल नंबर लिखते हैं, और आप चाहें तो नीचे उसका अपना खुद का एड्रेस भी लिख सकते हैं, चाहे नीचे लिखिए चाहे ऊपर लिखिए, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है उससे। तो सबसे बड़ी बात, और इस लेटर के अंतर्गत इसमें विषय नहीं लिखा जाता है। हम बड़ों को कोई विषय सोचकर लेटर नहीं लिखते, हमारे दिमाग में कुछ भावनाएं आती है और हम क्या कर देते हैं, उनको प्रकट कर देते हैं। तो यहाँ पर कभी भी आप ये गलती ना करें, अनौपचारिक लेटर में कभी भी विषय को नहीं लिखें, नहीं तो आपके नंबर क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। अब जैसे यहाँ पर छोटे हैं आपसे तो आप प्रिय लिख सकते हैं, चिरंजीव लिख सकते हैं। आपकी मित्र सहेली है या आपके जो एज ग्रुप में समान है तो उनको प्रिय, प्रियवर, बंधु, मित्रवर। अपने से जो बड़े होते कभी भी प्रिय पिताजी नहीं लिखा जाता है, प्रिय माताजी नहीं लिखा जाता है, हमेशा रेस्पेक्टेड आता है, आदरणीय आता है, पूजनीय आता है, पूज्य आता है। मतलब कि जो आपके बड़े होते हैं उनके लिए आप डियर शब्द का इंग्लिश में प्रयोग करते हैं और हिंदी में उसको प्रिय लिख देते हैं। दिस इज़ टोटली रॉन्ग। आपको अपने बड़ों के लिए हमेशा आदरणीय शब्द का क्या करना है, प्रयोग करना है। अगर आप प्रिय लिख देंगे तो आपके वहाँ पे नंबर क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। अब छोटे हैं तो आप सुखी रहो, शुभाशीष लिख दो, आशीर्वाद लिख दो। आपके मित्र हैं तो आप सप्रेम नमस्ते लिख दो। लेकिन अगर आपके बड़े हैं तो आप उनको ना तो सप्रेम नमस्ते लिखेंगे, आप उनको प्रणाम लिखेंगे, सादर प्रणाम लिखेंगे, सादर नमस्कार लिखेंगे, चरण वंदना लिखेंगे या चरण स्पर्श लिखेंगे। ये सब चीज़ें लेटर में बहुत कंपलसरी हैं। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे तो आपके नंबर क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। जब आप अपने छोटों को लिख रहे हैं तो तुम्हारा या तुम्हारी, जो भी आपको लिखना है। मित्र को लिखने हैं तो तुम्हारा प्रिय मित्र या सखी तुम्हारी। और अगर बड़ों को लिख रहे हैं तो कृपाकांक्षी लिख दीजिए या आपका प्रिय लिख दीजिए, और नीचे आपके रोल नंबर लिख दीजिए। तो ये जो संबोधन है वो आपको सिस्टमेटिक रूल्स के अकॉर्डिंग फॉलो करना बहुत कंपलसरी है। बच्चे पूछते मैडम आपने नंबर क्यों काटे हमारे लेटर के अंदर, हमने तो पूरा वैसे ही लिखा था। आप अपनी खुद की गलतियां सोचें कि कैसा हमको टीचर ने समझाया था और हमने उसके अकॉर्डिंग फॉलो किया कि नहीं। और अगर आप नहीं करेंगे तो 100% आपके नंबर कटेंगे, क्योंकि हर चीज़ सिस्टमेटिक तरीके से लिखना बहुत जरूरी होता है ग्रामर के अंदर। अब लेटर लिखते समय मेन चीज़ें क्या है आपकी, भाषा सरल स्पष्ट होनी चाहिए। बहुत बड़े बड़े लेटर नहीं लिखने। अगर आपकी कॉपी, अगर लॉन्ग कॉपी आती है तो उसमें आपका जो एक पेज होता है वो आपका क्या होता है, इनफ होता है। चाहे वो लॉन्ग कॉपी के अकॉर्डिंग, जो आपके रजिस्टर होते हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ, उस रजिस्टर का जो एक पेज होता है वो आपका प्रॉपर होता है। लेटर कभी भी आधे आधे पेज पे नहीं आना चाहिए। आधा आपने एक पेज पे लिख दिया, आधा आपने दूसरे पेज पे लिख दिया। अगर आपके कभी कॉपी में कोई क्वेश्चन लिखते हुए जगह छूट गई है तो उसको किसी और क्वेश्चन के लिए रख दीजिए। लेटर आपका हमेशा नए पेज से स्टार्ट होना चाहिए, और कोशिश कीजिए कि उस पेज के ऊपर ही आपका लेटर क्या हो जाए, खत्म हो जाए। पत्र लेखक और प्राप्तांक की आयु पद का ध्यान रखना चाहिए, और भाषा शुद्ध और लेख स्पष्ट होना चाहिए। पत्र में कोई काट नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे काटते रहते शब्दों को, लिखते रहते हैं, तो ये आपको नहीं करना है। इतने अगर आप उसके अंदर ओवर राइटिंग करेंगे, कोई बच्चे एक ही शब्द के ऊपर दूसरा शब्द लिख देते हैं, तो ये जो ओवर राइटिंग आप करेंगे ये आपको नहीं करनी है। काटा काटी जो हम करते हैं पेन से, पेंसिल से, वो आपको नहीं करना है। पत्र का आरंभ व अंत प्रभावशाली होना चाहिए। उसकी स्टार्टिंग और उसकी एंडिंग दोनों आपकी अच्छी होनी चाहिए। पत्र क्यों लिखा, प्लस आप सामने वाले से क्या चाहते हैं, क्या उम्मीद करते हैं,
और पत्र में बार बार पैराग्राफ भी चेंज नहीं होते हैं, केवल एक ही बार पैराग्राफ चेंज होता है, उसके अलावा लेटर में कभी भी पैराग्राफ चेंज नहीं होते हैं बार बार। प्रेषक और प्राप्त का पता स्पष्ट होना चाहिए, दोनों एड्रेस लिखने हैं हम, टू और फ्रॉम दोनों, जिसको मिलने वाला है और जो भेज रहा है, दोनों के जो एड्रेस हैं वो क्या होने चाहिए, स्पष्ट होने चाहिए। परीक्षा भवन से पत्र लिखते समय अपने नाम के स्थान पर क ख ग, आप जब हॉल में बैठे हैं, एग्जाम में बैठे हैं और अपने अगर लेटर लिख रहे हैं तो आपका नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप नाम लिखते तो वहाँ भी आपके नंबर कटते हैं, तो अपने रोल नंबर लिख दीजिए। और अगर कोई एड्रेस याद नहीं आता, परीक्षा भवन भी अगर आप लिखेंगे तो वो चलेगा। पता सबसे बाईं ओर, सब कुछ उधर लिखा जाता है। दिनांक, उस दिन की दिनांक लिखिए। विषय आपको अनौपचारिक पत्र में नहीं लिखना है। फिर जो आपका लेटर है उसमें सबसे पहली बात, मैं यहाँ कुशल हूँ और आशा करती हूँ कि आप भी वहाँ सकुशल होंगे। हमेशा पहले एक फॉर्मेलिटी से क्या होता है, लेटर स्टार्ट होता है कि अगर आपने लिखा तो आदरणीय पिताजी, चरण स्पर्श, मैं यहाँ ठीक हूँ और आशा करती हूँ कि आप भी वहाँ ठीक होंगे, है ना। लेकिन अगर आप कोई शोक संदेश लिख रहे हैं तो आप वहाँ पे नहीं लिखेंगे कि आप आशा करते हैं आप भी वहाँ ठीक होंगे। थोड़ा सा लेटर्स लिखते समय हमें हमारे IQ का भी यूज़ करना है कि हम जो लेटर लिख रहे हैं वो किस विषय पर लिख रहे हैं। यहाँ पर हमने एक नॉर्मल सेंटेंस बताया है आपको जो लिखा जाता है। फ्रेंड को लिख रहे तो आप लिख सकते हैं कि मैं यहाँ ठीक हूँ, आशा करती हूँ कि तुम भी वहाँ ठीक होंगी, अगर वो आप खुशी में लिख रहे हैं या नॉर्मल बातचीत में लिख रहे हैं। लेकिन अगर आप दुख का और शोक का लेटर लिख रहे हैं तो आप ऐसी चीज़ें वहाँ पर नहीं लिखेंगे, यह सुनकर बहुत दुख हुआ, है ना, लाइक दिस। फिर आप उसमें पत्र क्यों लिख रहे हैं उसका रीज़न आप अपने जो बीच का मैटर है उसमें एक्सप्लेन करेंगे। मेरी तरफ से बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार व आशीर्वाद, इन शब्दों से आपका क्या होना चाहिए, आपकी एंडिंग होनी चाहिए। उसके बाद आपका पुत्र, आपकी पुत्री, तुम्हारा मित्र, इस प्रकार की सारे सिस्टमेटिक चीज़ आपको क्या करनी है, आपके लेटर के अंदर क्या करनी है, फॉलो करनी है। यहाँ पर जैसा दिख रहा है आपको, प्रेषक लिखने वाले का पता, इसी के नीचे, इसी के ऊपर आप अपना पता लिखेंगे, दिनांक लिखेंगे, संबोधन लिखेंगे, अभिवादन करेंगे, कुशल मंगल समाचार, दूसरा अनुच्छेद, मतलब कि यहाँ पर आपको बार बार पैराग्राफ चेंज नहीं करना है। पहला और दूसरा आप एक ही पैराग्राफ के अंदर लिखेंगे, चाहे तो आप तीसरा अनुच्छेद लिखने से पहले बीच में से पैराग्राफ क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, और एंडिंग भी आपको उसके साथ ही करनी है। उसके अलावा आप उस पर अपना लिखेंगे, आपका प्रिय, आपका पुत्र, है ना, तुम्हारा भाई, तुम्हारा मित्र, और नीचे आपको क्या लिखने हैं, आपके रोल नंबर लिखने हैं। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद लेखन, जिसको भी हम ऑलरेडी कई बार पढ़ चुके हैं। अब बस हमको ये देखना है कि अनुच्छेद लेखन किया कैसे जाता है। आपस में एक दूसरे संबंधित वाक्यों का ऐसा समूह जिसमें किसी बड़े विषय का एक भाग या उपभाग का वर्णन किया जाता है, अनुच्छेद कहा जाता है। हम अनुच्छेद किसी न किसी टॉपिक पे लिखते हैं, जैसे हमको पता है पर्यावरण पर, है ना, साक्षरता पर, टीवी के डिसएडवांटेज, मोबाइल के डिसएडवांटेज। तो यहाँ पर हम उस टॉपिक से संबंधित क्या करते हैं, अपने विचारों को क्या करते हैं, हम लोग स्पष्ट करते हैं। जब हम किसी विषय पर अपने भाव विचार विस्तार से प्रकट करते हैं तो उसे निबंध लेकर और उस पर संक्षिप्त में अगर विचार प्रकट करते हैं, अनुच्छेद लेखन कहा जाता है। एक होता है निबंध लेखन बच्चों, एक होता है अनुच्छेद लेखन। निबंध लेखन बहुत बड़ा होता है और अनुच्छेद लेखन छोटा होता है, नॉर्मली 80 to 100 वर्ड्स, है ना। होता यही है, हम किसी न किसी टॉपिक पर क्या कर रहे हैं, अपने भाव और विचारों को क्या कर रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं। अब आपको अनुच्छेद लिखने के लिए क्या मेन पॉइंट ध्यान में रखने हैं। अनुच्छेद अधिक से अधिक 100 शब्दों का हो। मैंने आपको बताया था 80 to 100 वर्ड्स बहुत होते हैं। कोई 2-2 पेज का लिख देता, तो आपको निबंध नहीं लिख रहे, आप ओवर लिखेंगे तो हम नहीं पढ़ेंगे उतना, हम सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे जितना 5 नंबर के क्वेश्चन के क्या होता है, लायक होता है। आपका वो एक्स्ट्रा लिखा हुआ हमारे किसी काम का नहीं है। वाक्य छोटे हों, एक दूसरे से जुड़े हों। मतलब अगर आपको अनुच्छेद में संकेत बिंदु दिए जाते हैं तो उन संकेत बिंदुओं को आपको एज इट इज़ लिखना नहीं है, उनको आपस में कनेक्ट करना है और उन्हीं को क्या करना है, अच्छे से एक्सप्लेन करना है। भाषा सरल किंतु प्रभावशाली हो। अनुच्छेद में भूमिका और उपसंहार की आवश्यकता नहीं होती। हम अनुच्छेद के आरंभ में अनुच्छेद संबंधित सूक्ति, उदाहरण, कविता की पंक्ति लिखे तो अनुच्छेद प्रभावशाली बन जाता है। भाषा आपकी इफेक्टिव होनी चाहिए, आपको
पर्यावरण का बोला तो पर्यावरण की परिभाषा लिख दी, फिर ना उससे रिगार्डिंग जो संकेत बिंदु दिए उनको एक्सप्लेन करना हमने क्या कर दिया, शुरू कर दिया। प्लस अगर आपको उस टॉपिक संबंधित कोई भी सूक्ति आती है, कोई भी एग्जाम्पल आता है, कोई भी कविता आती है, कोई अच्छी सी शायरी आती है, तो आप उसमें लिख दीजिए, चाहे स्टार्टिंग में लिखिए चाहे एंडिंग में लिखिए। उससे आपका अनुच्छेद क्या हो जाता है, बहुत अच्छा बन जाता है, सामने वाले को पढ़ने में क्या लगता है, बहुत अच्छा लगता है। दूसरी बात ये कि हम अनुच्छेद लेखन में कभी भी पैराग्राफ चेंज नहीं करेंगे, कि कई बार बच्चे क्या करते हैं, जो टॉपिक दिए होते हैं संकेत बिंदु, उनको देखते हुए हर संकेत बिंदु को अलग अलग एक्सप्लेन कर देते हैं। दिस इज़ रॉन्ग फॉर्मेट। हमको हर संकेत बिंदु को अलग अलग एक्सप्लेन नहीं करना है, हमें उन सबको एक ही पैराग्राफ के अंतर्गत क्या करना है, स्पष्ट करना है। जैसे वायु प्रदूषण, इसके 2 संकेत बिंदु दिए गए हैं, वायु का महत्व, वायु प्रदूषण के कारण उसके दुष्प्रभाव। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जो पूरा अनुच्छेद है वो एक ही पैराग्राफ के अंदर क्या किया गया है, लिखा गया है। तो यहाँ पर भी आपको एग्जाम के अंदर भी चाहे 3, यहाँ तो 2 ही दिए गए संकेत बिंदु, एग्जाम में हो सकता है 3 या 4 दिए गए हों आपको, तो वहाँ पर आपको चारों पॉइंट को अलग अलग एक्सप्लेन ना करते हुए पूरे अनुच्छेद को एक ही पैराग्राफ में एक्सप्लेन करना है। अगर आप अलग अलग करेंगे तो आपके फॉर्मेट के नंबर जो होते हैं वो कट जाएंगे। इस बात का आप अच्छे से ध्यान रखिए। अब अनुच्छेद के लिए मेन बातें, एक ही बात को बार बार ना दोहराएं, अनावश्यक विस्तार से बचें, शब्द सीमा को ध्यान में रखकर लिखें और विषय संबंधित सूक्ति और कविताओं का प्रयोग करते। कई बच्चे क्या करते हैं, उनको लगता है टीचर पढ़ेगी नहीं कुछ, तो वो एक ही बात को क्या करते हैं, बार बार रिपीट करते रहते हैं। तो टीचर जब पढ़ती है तो हर चीज़ को अच्छे से पढ़ती है, तो आप ऐसी गलती ना करें। शब्द सीमा का ध्यान रखें और स्टार्टिंग एंडिंग में अगर आपको कोई लाइनें आती हैं अच्छी पोएम की तो उसको आप लिखें वहाँ पर। जो लास्ट टॉपिक है बच्चों आपका शब्द और पद। शब्द हमने अभी पढ़ा जस्ट, शब्द क्या होते हैं, 2 या 2 से अधिक वर्णों के स्वतंत्र सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, जैसे राम और कमल, जो मैंने आपको अच्छे समझाया था। अब शब्द की विशेषताएं, शब्द स्वतंत्र होता है, वर्णों का समूह होता है, एक निश्चित अर्थ होता है, अर्थात शब्द सार्थक वर्ण समूह कहलाते हैं। जैसे कलम, कमल। अब मैं कलम को लकम तो लिख नहीं सकती, इसका कोई मतलब नहीं होता है ना। कमल को मैं लमक लिख नहीं सकती क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं होता। इसलिए जो शब्द होते हैं उनका क्या निकलता है, मीनिंग निकलता है, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं, सार्थक समूह कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा पद। जैसे अगर मैं बोलूं कि सिर्फ राम, तो राम तो मेरा क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। लेकिन राम को मैं बोल दूं राम, अब राम से आपको कोई चीज़ समझ में तो नहीं आ रही कि हाँ आप राम के बारे में बात तो कर रहे हैं, लेकिन क्या बात कर रहे हैं वो बताने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, सेंटेंस बनाना पड़ेगा। जैसे राम बाजार जा रहा है, तो इस शब्द का क्या बन गया, एक पूरा सेंटेंस बन गया। तो जब शब्द व्याकरण के नियमों में बनने से ही शब्द न रहकर पद बन जाते हैं। जब हम किसी शब्द को पद में परिवर्तित कर देते हैं तो वो एक क्या बन जाता है, उस पर ग्रामर के नियम क्या होने लग जाते हैं, फिट होने लग जाते हैं और वो क्या बन जाते हैं, पद बन जाते हैं। जैसे अब राम बाजार जा रहा है, तो यहाँ राम क्या बन गया, पद, क्योंकि इसमें ग्रामर के नियम क्या होने लग गए, फिट होने लग जाएंगे। और अगर मैं सिर्फ राम की बात करूं तो राम मेरा क्या कहलाएगा, शब्द कहलाएगा। अर्थात जो शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर ग्रामर के नियमों के अकॉर्डिंग बन जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, पद कहलाते हैं। शब्द और पद में अब अंतर क्या होता है। शब्द वर्णों की स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई है और पद वाक्य में प्रयुक्त शब्द है। शब्द का मात्र अर्थ परिचय होता है, पद का व्याकरणिक परिचय होता है। शब्द सार्थक और निरर्थक दोनों होते हैं, पद वाक्य में अर्थ का संकेत होता है। शब्द का लिंग वचन कारक क्रिया से कोई संबंध नहीं होता, पद का लिंग वचन कारक क्रिया से संबंध होता है। अर्थात साफ दिख रहा है, शब्द स्वतंत्र होते हैं, उनका सिर्फ अपन शब्द को पढ़कर उनके अर्थों के बारे में जान सकते हैं। कोई शब्दों के जैसे अब ने का कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो किस में आएगा, एक शब्द में आएगा, है ना। शब्द का लिंग वचन कारक इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता। और पद क्या होते हैं,
राम जो अकेला था वो शब्द था, और राम जब सेंटेंस में बन गया तो वो क्या कहलाया, हमारा पद कहलाया। पद जो होते हैं वो व्याकरण वाक्य में प्रयुक्त होने के बाद व्याकरण के नियमों में बन जाते हैं। जो पद होते हैं वाक्य में अर्थ का संकेत देते हैं। अब राम के बारे में आप पूरी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं जब वाक्य बन जाएगा तो, कि राम क्या कर रहा है, और उनका लिंग वचन और कारक से भी क्या होता है, संबंध होता है। तो बच्चों आई होप कि इस ग्रामर के अंतर्गत जितने भी टॉपिक आपको पढ़ाए गए हैं अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और आप और अधिक पढ़ने के लिए अपनी ग्रामर की बुक को पढ़िए, ताकि आपको और अधिक एग्जाम्पल के द्वारा इन सब चीज़ों की विस्तार से जानकारी प्राप्त हो सके। थैंक यू।